Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. तो जैसे कि आप सब जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज करे थे ऑन द टॉपिक सोशल ऑडिट, सोशल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ऑडिट एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा हर एक क्वेश्चन। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो और इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। यही है कि आपने इस पे जो मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स दिए थे अच्छे से आपने देख रखे हों ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ हर एक क्वेश्चन को। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो आज के एमसीक्यूज रहेंगे इसके थ्रू आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे कॉस्ट अकाउंटिंग पे अच्छे से दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज Option A, to take various managerial decisions. Option B, to ascertain the cost of a product. Option C, to know the financial performance and financial position. और Option D, all of these. अब पहले यही करेंगे, आप वीडियो को पॉज करना, खुद आंसर देने की ट्राई करेंगे, देन मेरे साथ मैच करना एंड इन द लास्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो हमने मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक जैसे हम अभी जितना भी हमने करा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था हमने पढ़ा था ना, हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, इन दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर पाएँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता कर पाएँ। वो ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। वैसे ही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इन दी एंड हम पता कर पाएँ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चर हुए हैं प्रोडक्ट्स, जो हमने आगे सेल करने हैं, उसकी हमें एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी। ओके, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करना होता है हमने। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, अब ऑप्शन ए की बात कर लें अगर, टू टेक वेरियस मैनेजेरियल डिसीजंस, ये कब करते हैं हम, इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये करना ही नहीं है। अदरवाइज जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक लेक्चर दिया था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उसमें से एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है जिसमें हमने करना क्या होता है, हमने मैनेजरियल डिसीजंस की ही बात करनी होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने बता दिया हमने क्या करना है, कॉस्ट असर्टेन करनी है किसी भी प्रोडक्ट की। देन टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सी, टू नो द फाइनेंशियल, यहाँ पे नो आएगा, नोन नहीं है, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है। ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन 1 क्लियर है। चलिए, सेकंड इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, अब इनमें से बताएं कि मेन डिफरेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। वन बाय वन देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूजुअली फॉर अ डेफिनेट पीरियड। यस, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो डेफिनेट पीरियड के लिए ही बनाई जाती है। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें हमने ये देखा था कि 1 ईयर के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि बाद में हम अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाएँ कि हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये डेफिनेट पीरियड के लिए तो करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, मैंने आपको यही बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं जो हम, उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। हमारा जब मन करे, हमें लगेगा कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट असर्टेन करनी है तो हम जब चाहे कर सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इन्वॉल्व अ डेफिनेट पीरियड। तो इसीलिए ये वाला डिफरेंस तो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये नहीं है कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, आई मीन टू से कि ऑप्शन है, ये डिफरेंस है। सेकेंड देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट्स इज रेलिवेंट फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, whereas in case of cost accounting information is much needed by internal users। अब ये वाला डिफरेंस भी है दोनों में। कैसे, मैंने आपको समझाया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं, वही या फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे या परफॉर्मेंस पता करेंगे, और वो रेलेवेंट है किसके लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए भी। इंटरनल यूजर्स हो गए हमारे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह, और एक्सटर्नल के लिए भी रेलेवेंट है, लाइक हमारे क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, बैंक्स वगैरह। उन सबको हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट होगा, वो जानना चाहेंगे कि हमारी बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं लाइक इन्वेस्टर्स हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे तो उनको हमारी पोजीशन का पता होना चाहिए। इंटरनल की बात करें तो हमारी मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस रही, ताकि फर्दर डिसीजंस ले पाएँ। देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट्स
दोनों के लिए रेलिवेंट है। और बात करी जाए अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसमें मैंने आपको बोला था दैट इट्स इन्फॉर्मेशन इज नीडेड ओनली बाय द इंटरनल यूजर्स। और वैसे भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं वो हम अपने एक्सटर्नल यूजर्स को बताएं। एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है ना, हमारा तो मेन मोटो रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे और ये नहीं ना बताते अपने कस्टमर को कि हमने उसमें कितना प्रॉफिट का मार्जिन रखा है। तो प्रॉफिट का मार्जिन उसको कब पता लग जाएगा कस्टमर को, अगर हम उसको एक्चुअल कॉस्ट बता देंगे प्रोडक्ट की कि ये हमें 10 रुपीज़ का पड़ा है, तो हम आपको फर्दर 12 का सेल कर रहे हैं, उसको पता लग जाएगा 2 रुपीज़ ये मुझसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएगा वो अपने कस्टमर को, ऐसा कभी नहीं होगा। इंटरनल यूजर्स को ही इंफॉर्मेशन दी जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, आउटसाइड द बिजनेस नहीं बताई जाती। ओके, तो ऑप्शन बी भी है। देन ऑप्शन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। नहीं, ये गलत हो गया, रिवर्सल लिख दिया यहाँ पे। कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। नहीं, ये तो उल्टा होना चाहिए था। कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करने के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो डिफरेंस नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ऑप्शन ए भी था, ऑप्शन बी भी था, देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Among the following, what are the objectives of cost accounting? Option A, to ascertain the total cost of a product. Option B, to ascertain the cost per unit of a product. Option C, to ascertain the selling price and cost of a product. Option D, all of these. तो जल्दी से सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। अब जल्दी से ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे बस कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट को सर्टन करना तो ये टिक कराएंगे। यस, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब टोटल कॉस्ट का पता करने के साथ साथ हम कॉस्ट पर यूनिट का भी पता कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता हो। सपोज हमने जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर करे उसमें टोटल कॉस्ट हमें पड़ी ₹10,000 की। अब हमें ये भी पता है कि उन गुड्स की क्वांटिटी कितनी है और वी कैन से हमें ये पता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, सपोज 1000। तो ऑब्वियसली हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, दैट इज ₹10 पर यूनिट। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से कॉस्ट पर यूनिट का भी पता कर सकते हैं। और अगर हमें कॉस्ट पता है, इन दी एंड हमें सेल करनी है, तो कॉस्ट में हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, प्रॉफिट का भी किसी तरह हम पता कर लेंगे। हमें खुद ही वैसे डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट हम चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हम सेलिंग प्राइस का भी पता लगा लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस भी ऑब्जेक्टिव है, आई मीन टू से सेलिंग प्राइस की असर्टेनमेंट भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन डी रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये भी काफ़ी ईजी था वैसे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर टेकिंग मेजर्स टू कंट्रोल द कॉस्ट, further measures are taken to reduce the cost, taking into consideration that the quality of a product should not be compromised. This line explains the concept of ऑप्शन ए कॉस्ट कंट्रोल, ऑप्शन बी कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन सी कॉस्ट असर्टेनमेंट और ऑप्शन डी कॉस्ट ऑडिट। अब समझिए, जब आप मेजर्स ले लेंगे कॉस्ट को कंट्रोल करने का, मीन्स यहाँ पे आपने क्या करी, पहले कॉस्ट कंट्रोल करी, देन फर्दर मेजर्स आर टेकन टू रिड्यूस द कॉस्ट। फिर एक बार आपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया कि आपकी ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े किसी प्रोडक्ट की, फिर आप फर्दर क्या करते हैं और स्टेप्स लेते हैं कि कॉस्ट को और रिड्यूस कर पाएँ। पर क्या चीज़ को ध्यान करके, कंसिडर करके दैट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि हम गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाएँ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ये लाइन जो है पूरी क्या क्लियरली किस चीज़ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है, दैट इट एक्सप्लेन्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। मैंने आपको बताया था पहले हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, हमने कोई बजट डिसाइड किया होगा कि ₹10 तक ही खर्चा आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली हम वापस अपने बजट की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। जब एक बार हम यहाँ पे बजट तक भी पहुंच जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना अब और मेजर्स लिए जाए कि हम अपनी कॉस्ट को और कम कर पाएँ ताकि हम और प्रॉफिट को अटेन कर पाएँ। तो उसके बाद हम करते हैं कॉस्ट रिडक्शन। एक बार कॉस्ट कंट्रोल कर ली, देन कॉस्ट रिडक्शन हम करते हैं और इसमें ये देखते हैं कि अब हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट और गिरा दें और कॉस्ट कम करें, पर ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ओके, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। देन कॉस्ट कंट्रोल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कॉस्ट असर्टेनमेंट है कि वही कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, और कॉस्ट ऑडिट क्या है, इट इज़ परफॉर्म बाय द कॉस्ट ऑडिटर, जो ये चेक करता है कि आपने सारे जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स फॉलो करे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो करी है दैट इज़ एज पर द कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। लाइक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, एज पर दी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी एक चाहिए हमें फॉर परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे ही जब हमने कॉस्ट ऑडिट करना है, उसमें कॉस्ट ऑडिटर यही चेक करता है कि जो भी आपने मेजर्स लिए हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट आर अकॉर्डिंग टू दी सेट स्टैंडर्ड्स। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The person responsible for performing the cost audit is known as ऑप्शन ए कॉस्ट ऑडिटर, ऑप्शन बी फाइनेंशियल ऑडिटर, ऑप्शन सी बुक कीपर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया जो कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म करता है दैट पर्सन इज नोन एज कॉस्ट ऑडिटर। तो इजी था, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। अब किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो भी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी अदर एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ दीज। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो इंक्लूड होते हैं। मटेरियल भी चाहिए होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, लेबर भी चाहिए, मैन पावर तो हमें चाहिए, बाकी भी खर्च चाहिए। मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मेजरली हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। देन फर्दर हमने मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई करा था, देन इनडायरेक्ट में। सिमिलरली लेबर को भी डायरेक्ट में किया था, इसको भी इनडायरेक्ट। देन ओवरहेड्स नहीं, यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस, इनको भी हमने डायरेक्ट में करा था और इनडायरेक्ट में करा था। ये मैंने आपको चीज़ डिटेल में समझाई थी, अगर आपको नहीं याद है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने आपको इस पर ऑलरेडी दिए रखे हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो, दे आर कलेक्टिवली नोन हैज ओवर हेड्स। इन सबको हम ओवरहेड्स कहते हैं एक साथ। और सारे डायरेक्ट खर्चे जो हैं दैट आर, ये हम पढ़ते हैं दैट आर टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कॉस्ट शीट में। और ऐसे ही जनरली बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल अगर हम बोलें दैट आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। देन फर्दर हमने ओवरहेड्स की भी क्लासिफिकेशन करी थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ा था, देन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पढ़ा था, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी पढ़ रखा था। तो आई होप आपको याद भी आ रहा होगा ये चीज़ें जो हमने पढ़ रखी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The cost which is easily identifiable to the cost of a product is known as option A direct cost, option B indirect cost, option C overheads और option D none of these। अब ऐसी कॉस्ट जो आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकती है या फिर अदर एक्सपेंसेस। मैंने आपको इसके एग्जांपल दी थी डायरेक्ट मटेरियल के लिए, मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लोथ इन टी शर्ट। क्योंकि कोई भी टी शर्ट, कोई भी गारमेंट आप बना रहे होंगे उसमें क्लोथ तो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता है, हमें पता है इसमें ये कपड़ा तो लगा होगा। देन टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट लेबर, इसमें हो गया कोई भी मशीन ऑपरेटर, कोई जो डायरेक्टली मशीन पे काम कर रहा होगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, तो इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, तो दैट विल बी द डायरेक्ट लेबर। और ये क्या है? हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। देन टॉकिंग अबाउट द अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं? सारे वो एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर। तो इसमें जैसे हो गया डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है लाइक रॉयल्टी। ओके, तो सारे एक्सपेंसेस जो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाए, हम एलोकेट कर पाते हैं टू द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, थ्रेड इन द क्लॉथ मेकिंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। अब कोई क्लॉथ बना रहे हैं उसमें जो थ्रेड होगा उसको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन सी डायरेक्ट लेबर और ऑप्शन डी इनडायरेक्ट लेबर। अब पहली बात, थ्रेड की बात करिए तो थ्रेड लेबर में तो आएगा नहीं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये मटेरियल है कोई, ठीक है, क्लॉथ में डालते हैं तो मटेरियल है, हमें पता ही है वैसे तो ये क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? दैट इज इनडायरेक्ट। हमें ये तो पता लग जाता है क्लॉथ है, ये भी पता है, अब तो हमें पता ही होता है कि चलो इसमें थ्रेड होता है, बट इजीली तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये धागा लगा हुआ है इसमें ऐसे। तो दैट विल बी दी इनडायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल की बात करें तो क्लॉथ है और उसी में ही इनडायरेक्ट मटीरियल क्या लग जाता है? दैट इज थ्रेड। तो इसका आंसर है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए ओवरहेड्स, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। अब क्या है एग्रीगेट? मतलब सम सबका, ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स। नॉट डायरेक्टली इनकर्ड मीन्स ये क्या बताना चाह रहे हैं? दैट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करें, अब आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे? मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा और अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लाइक अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट में भी यही चीज़ें होती हैं, वैसे ही इनडायरेक्ट में भी होती हैं। अब ये कह रहे हैं इन सब का एग्रीगेट टोटल करें जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज ओवर हेड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा और एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑप्शन बी ऑफिस ओवरहेड्स, ऑप्शन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मैंने अभी आपको बताया था ये भी कि ओवरहेड्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इन फैक्ट्री ओवरहेड्स,
देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर? तो जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे किसी फैक्ट्री की इक्विपमेंट में, मींस जो फैक्ट्री में यूज होने वाला इक्विपमेंट होगा उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कहाँ पे जाएगी? अंडर दी हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि फैक्ट्री में वो चीज़ हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम ये भी होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकती है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम वर्क्स ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑफिस ओवरहेड्स नहीं होगा, ऑफिस ओवरहेड्स को ही हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। लाइक वेयर हाउस रेंट का एक्सपेंस होगा तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चला जाएगा। हमारे बैड डेट्स के एक्सपेंस होंगे वो सेलिंग में चले जाएंगे। एडवर्टीजमेंट होगा वो भी सेलिंग में चला जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट अगर हमारा सैलरी का खर्चा हो रहा है, वो हमें पता है हमारा ऑफिस का है, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या खर्चा है उसको हम वैसे ही ओवरहेड्स में क्लासीफाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में था कि जो फैक्ट्री इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगी वो क्या खर्चा है, वो कौन सा ओवरहेड्स है, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम है और इनको वर्क ओवरहेड्स भी कहते हैं। क्लियर है? देन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बार वही स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा दोबारा। ओवरहेड्स बताया था, ओवरहेड्स का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस जो सारे डायरेक्टली इनकर नहीं होते हैं प्रोडक्शन में, मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं भाई? आपके इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। फिर फर्दर ये जो ओवरहेड्स होते हैं इनको भी हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कौन से होते हैं? जो फैक्ट्री में इनकर करे जाते हैं और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देन मैंने आपको बता दी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इनको हम वर्क ओवरहेड्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स वही सेम। देन इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो भी हमने क्वेश्चन में देखा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में क्या आ जाएंगे? जो इनकर होते हैं आउटसाइड दी फैक्ट्री प्रीमिसेस, मींस जो मैनेजमेंट के टाइम पे इनकर होंगी, और इनको हम ऑफिस ओवरहेड्स भी कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स में आगे लाइक सैलरी हो गई, रेंट हो गए बिल्डिंग का, वहीं पे जहाँ पे आप ऑफिस खोल रखे होंगे। देन टॉकिंग अबाउट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाएंगी विच आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसमें आगे वेयर हाउसिंग, दैट विल बी दी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। पैकेजिंग आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया, दैट इज सेलिंग ओवरहेड्स। तो इससे क्या हुआ? आपके कॉन्सेप्ट्स भी दोबारा रिवाइज हो गए जो हमने पढ़ रखे थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते रहना, इससे मुझे भी मोटिवेशन आता है। ओके चलिए नेक्स्ट वन, इन व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी पीरियड कॉस्ट, ऑप्शन सी संक कॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसमें टोटल कॉस्ट जो होगी प्रोडक्ट की वो सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? क्या मतलब हुआ? कितनी भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लें बट जो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट होगी ना, दैट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी मीन्स दैट विल बी फिक्स्ड। तो हमें पता होगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, तो आंसर क्या कराएंगे आप? नन ऑफ दीज। वो हो जाएगा गलत। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम ही क्या होता है? पीरियड कॉस्ट। तो जिसको पता होगा कि इसको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं तब आंसर होगा ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने इस पे आपको लेक्चर जो दिया था उस पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो जो इसने देखा होगा लेक्चर मेरा तो वो इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाया होगा। देन यहाँ पे एक बार आप देख लें, मैंने आपको बताया भी था ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, और वी कैन से हमने वहाँ पे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की थी ऑन डिफरेंट बेसिस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, कई सारे बेसिस थे। तो एक बेसिस था यही वेरिएबिलिटी, या वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। उसमें हमने पढ़ी थी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या पढ़ा था हमने? टोटल कॉस्ट जो होती है वो सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। लाइक इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको यही पूछा था, तो उसका आंसर हमारा रहा फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ऑल्सो कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। तो इसका आंसर हमारा रहा ऑप्शन बी। और इसमें क्या होता था? हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होती थी वो वेरिएबल होती थी, वो चेंज होती रहती थी इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको आपने याद रखना है। देन टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता था? हमारी टोटल कॉस्ट वेरी करती थी, चेंज होती थी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, बट यहाँ पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो होती थी दैट रिमेन्स फिक्स्ड। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। देन वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं साथ में? प्रोडक्ट कॉस्ट।
और ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि हमने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, उसी के हिसाब से हम कॉस्ट को भी चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल है मीन्स विच विल बी हाफ, थोड़ा फिक्स्ड होगा, थोड़ा वेरिएबल होगा, पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल। इसकी एग्जांपल आ जाती है टेलीफोन चार्जेस। लाइक मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, दैट विल बी द फिक्स्ड अमाउंट। देन उसके बाद टॉक टाइम, एक तो आप पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मिनट्स आपने बात करी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट भी चेंज होती रहती है टेलीफोन चार्जेस की। तो कुछ पार्ट जो होता है इसका फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट इसका क्या होता है, वेरिएबल, हेंस दे विल बी कैटेगराइज्ड अंडर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट हो रहे हैं आपके, तो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट वन, चार्जेबल एक्सपेंसेस इज अनदर नेम फॉर ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉस्ट्स, ऑप्शन बी ओवरहेड्स, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब चार्जेबल एक्सपेंसेस दूसरा किसके लिए हम नाम यूज करते हैं, फॉर डायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लाइक डायरेक्ट कॉस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि वो कॉस्ट जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, या वी कैन से जिसको हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं टू द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज करते हैं ना डायरेक्टली, तो चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हमने ये पढ़ा था जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी। ये देखिए हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट और कई सारे बेसिस थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ट्रेसेबिलिटी हो गया, एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवर कॉस्ट। मटेरियल क्या है, वही जो प्रोडक्शन में यूज होता है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेबर, वही मैन पावर जो इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी द लेबर कॉस्ट। ओवरहेड्स हो गए सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर। ये बात की अगर ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, वैसे देखा जाए ये सारी कॉस्ट आपस में इनडायरेक्टली आप बोलेंगे कि रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से। वही है कि पर्सन्स के अपने अपने ओपिनियंस थे, कईयों ने एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, कईयों ने ट्रेसेबिलिटी, तो इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गई। अब देखते हैं वापस ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से क्या है, जो इजीली ट्रेसेबल हो जाए किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट में, दैट विल बी द डायरेक्ट कॉस्ट। जो इजीली ट्रेसेबल ना हो या वी कैन से इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो, वो हो जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी और वेरिएबिलिटी, वेरी के हिसाब से बता दिया अभी मैंने आपको, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। देन नॉर्मेलिटी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी होती है एक नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है एबनॉर्मल। नॉर्मल होती है विच इज इनकर्ड नॉर्मली ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बात करें अगर एबनॉर्मल कॉस्ट की, जो हमारे रेगुलर रूटीन बिजनेस में नहीं हो रही है वो कॉस्ट, कभी लाइक फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, ये सब आ जाती हैं हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट में। ओके, देन कंट्रोलेबिलिटी, अगर जिस कॉस्ट को हम कंट्रोल कर पाएँ वो कंट्रोलेबल कॉस्ट होगी, जिसको नहीं कर पाएंगे वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। और अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो इसके हिसाब से क्या कॉस्ट होती है, एक होती है कैपिटल कॉस्ट और एक होती है रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं फॉर वन टाइम बट उसका बेनिफिट फॉर ओवर द ईयर्स लेते हैं। और रेवेन्यू कॉस्ट होती है जो वन टाइम करते हैं इनकर, तो बेनिफिट भी उसका एक ही बार लिया जाता है। लाइक सैलरी एक बार पे कर दी, बेनिफिट ले लिया, अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, बात खत्म। कैपिटल कॉस्ट में हो गया लाइक आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी पे खर्चा तो एक बार किया बट इस मशीनरी का बेनिफिट आप ओवर द ईयर्स लेंगे। लाइक आप इसी मशीन को यूज करके फर्दर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर बेनिफिट आएगा। तो कैपिटल कॉस्ट से आप ओवर द ईयर्स बेनिफिट लेते हैं, बट रेवेन्यू कॉस्ट से वन टाइम बेनिफिट ही मिलता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक होती है बजटेड कॉस्ट, आप बजट डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि स्टैंडर्ड से मैच किया है नहीं किया, देन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके वी परफॉर्म दी वेरिएंस एनालिसिस। वो आगे हम फर्दर पढ़ते हैं जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें हमने चीज़ डिटेल में पढ़ी थी। देन मैनेजरियल डिसीजन के टाइम पे देखें कि कॉस्ट की क्या क्लासिफिकेशन है, वो है शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या होती है, चाहे आपने बिजनेस बंद कर रखा हो, स्टिल यू हैव टू पे दैट अमाउंट। लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, आपने चाहे अपनी शॉप बंद भी रखी हो बट स्टिल जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है आपको उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। देन टॉकिंग अबाउट द संक कॉस्ट, संक कॉस्ट क्या होती है, दे आर दी इररिलेवेंट कॉस्ट, मीन्स एक बार इनकर कर दी इनको भूल जाओ, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आती। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब ये नहीं है आप सोचेंगे ये कैसे हमारे लिए इररिलेवेंट है, इनडायरेक्टली तो हम फ्यूचर में से बेनिफिट अर्न करेंगे कि हमने ऐड करी तो सेल की, सेल से हमें प्रॉफिट आया, पर एक बार तो इनकर कर दी ना, इस एडवर्टीजमेंट का हमारा कोई फायदा नहीं है, तो दैट इज इररिलेवेंट, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर दी संक कॉस्ट। देन टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होता है, हम कोई कॉस्ट सेक्रीफाइस कर देते हैं। मैंने आपको ऑप्शन ये बताया था इसमें कि एक ऑप्शन एक्स है हमारे पास, ऑप्शन वाई है। एक्स में आपको रिटर्न मिल सकता है 10% और वाई में आपको रिटर्न मिल सकता है 12%। बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि ये जो एक्स वाली इन्वेस्टमेंट थी ये आपके घर के पास थी, तो आपको इजीली ज़्यादा कन्वीनियंट ये लग रहा था अडॉप्ट करना, तो आपने 10% को सिलेक्ट किया एज कम्पेयर टू 12%। तो ये आपने क्या किया, ये वाली चीज़ को फोरगॉन कर दिया, छोड़ दिया। तो एक तरह से
ये क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज नोशनल कॉस्ट, जो एक्चुअल में नहीं है बट आप सोचते हैं लाइक आपकी खुद की बिल्डिंग है पर आप सोचते हैं कि अगर मैंने इस बिल्डिंग का रेंट देना होता तो कितना खर्चा पड़ता, एक्चुअल में तो नहीं है ना कॉस्ट, नोशनल है ये चीज़, तो दैट विल बी द इम्प्यूटेड कॉस्ट। अनदर नेम ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट इज नोशनल कॉस्ट। देन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है, विच इज़ इन नॉन कैश, ये सच में खर्चा नहीं हुआ होता, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है लाइक डेप्रिसिएशन। देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने में जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स में जो चेंज आता है तो उस यूनिट के चेंज होने से जो कॉस्ट में चेंज आएगा दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी एक बार ओवरव्यू दे दिया, इंपॉर्टेंट भी है सारी वैसे टाइप्स, बाकी स्टिल अगर आपको डिटेल में समझना है वही बोलूँगी। ये भी मैंने आपको लेक्चर दिया था, अच्छे से समझाया हुआ है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following costs, which cost is not considered as a part of production and directly charged to profit and loss account? Option A fixed cost, option B normal cost, option C abnormal cost और option D all costs are considered. अब ऐसी कौन सी कॉस्ट है इनमें से जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं? तो इसका आंसर क्या है करेक्ट, ऑप्शन सी। एबनॉर्मल कॉस्ट जो होती हैं उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, उनको डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट का मीनिंग ही क्या है, विच इज़ नॉट इनकर ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस में जो भी हम काम कर रहे हैं या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे इनकर नहीं होती है। लाइक मैंने आपको बताया फायर, थेफ्ट, अभी ये खर्चे जो है हम जान के तो करेंगे नहीं, तो हमारे बिजनेस का पार्ट भी उसको नहीं मानेंगे, हमारी प्रोडक्शन का भी पार्ट नहीं मानेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंस बता देंगे इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको बताया भी था। ओके चलिए नेक्स्ट वन, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए वर्क्स कॉस्ट, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, जब मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझाया था, तो एक तरह से फॉर्मूला ही बन गया उसमें कि जब आप प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हैं देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दी वर्क्स कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ही अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम वर्क्स ओवरहेड्स भी कहते हैं और इन्हीं को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। तो जब आप प्राइम कॉस्ट में इन वर्क्स ओवरहेड्स को ऐड करते हैं या वी कैन से प्रोडक्शन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, वर्क्स कॉस्ट मिल जाती है। और प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड्स, ओ सॉरी डायरेक्ट जो भी बाकी एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे आप देख लें एक बार, मैंने आपको यही बताया था कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, जस्ट अ मिनट, ये था हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। यही बताया था सबसे पहले जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं तब आपको क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट। फिर इन प्राइम कॉस्ट में जब आप वर्क्स ओवरहेड्स को प्लस करते हैं फिर आपको क्या मिलती है, वर्क्स कॉस्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क्स ओवरहेड्स की, और अभी हमने देखा था कि वर्क्स ओवरहेड्स को ही हम क्या क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सारी टर्म्स एक ही हैं। देन जब हम वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जब वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सारे हम ऐड कर देते हैं उसके बाद हमें क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर हमें पता लग जाए हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो सही में जो सेल्स है हमारी उसका पता भी लगा पाएंगे। तो एक कॉस्ट शीट के थ्रू हम सारी चीज़ों का फिगर आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a kind of costing which may continue for more than a year and is usually adopted by the firms doing contractual work is referred to as option A contract costing, option B batch costing, option C terminal costing और option D both A and C। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, पहले यही करना है, मेरा आंसर नहीं देखोगे आप, खुद पहले ट्राई करना तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके तो अब ऐसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग और वी कैन से ऐसी काइंड ऑफ कॉस्टिंग जो एक साल से ज़्यादा तक कंटिन्यू रहती है और वो फॉर्म्स उसको अडॉप्ट करती हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करती हैं। वैसे तो नाम से ही पता लग गया कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, तो दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कुछ बच्चे क्या करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टिक कराएंगे, वो सोचेंगे हमने आंसर ठीक कर दिया, बट नो, फिर गलत हो जाएगा। क्यों? अब आपको पता होना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम टर्मिनल कॉस्टिंग भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अब टर्मिनल कॉस्टिंग क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, एक बार कंस्ट्रक्शन कर दी दोबारा से उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे हम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का हो जाएगा वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। हेंस द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, विच कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी बैच कॉस्टिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग हम किसको बोलते हैं? बैच कॉस्टिंग को। ओके और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अभी हमने देख लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। देन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, इट इज अडॉप्टेड बाय दोज फर्म्स विच प्रोवाइड्स दी सर्विसेज। गुड्स नहीं बेचते, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज रेंडर करते हैं, इसीलिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, इन विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड by dividing the total expenditure with the total units of output produced and each unit of output has identical cost. ऑप्शन ए यूनिट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी आउटपुट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी सिंगल कॉस्टिंग और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बस ये नहीं देखना कि लंबा है क्वेश्चन ज़्यादा तो टफ होगा। नो, देखिए ऐसी कौन सी टाइप है कॉस्टिंग की जिसमें कॉस्ट पर यूनिट को हम असर्टन करते हैं, कैसे? बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप लिख लें टोटल एक्सपेंडिचर, किससे डिवाइड करते हैं उसको? विद दी टोटल यूनिट्स। टोटल जितना खर्चा आया, मीन्स वैसे कह सकते हैं टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे क्या निकल जाएगी? हमारी पर यूनिट निकल जाएगी एक प्रोडक्ट की, एक निकलेगी, सिंगल कॉस्ट निकलेगी ना, सिंगल यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर यूनिट बोल लो या एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट बोल लो, तो दैट विल बी दी यूनिट कॉस्टिंग भी है। आपको पता है यूनिट कॉस्टिंग को ही हम सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था ये चीज़, जब एक मिनट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, जब हमने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा था, मैंने उसमें मैंने आपको बताया था इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉस्टिंग एंड आउटपुट कॉस्टिंग। और ये उन फर्म्स के लिए सुटेबल होती हैं जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि हमें पता है इन दी एंड हर एक जो यूनिट ऑफ आउटपुट निकलेगी दैट विल हैव द आइडेंटिकल कॉस्ट। लाइक द फर्म्स विच आर एंगेज्ड इन माइनिंग, ब्रिक्स, सीमेंट वर्क्स वगैरह, इन सब में क्या यूज़ होती है? यूनिट कॉस्टिंग। देन इसमें क्या होता है? हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट की क्या होती है? आइडेंटिकल कॉस्ट होती है। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट को कैसे असर्टेन करा जाता है? बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर विद द टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। वही यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछ रखा था, तो इसीलिए आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने मेरा लेक्चर देख रखा होगा या वैसे कहीं और से भी आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ अगर आपने देखी होगी या समझी होगी पहले ही, तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो वही कहती हूँ, जितना रिविजन करते रहें उतना अच्छा है आपके लिए। ओके चलिए नेक्स्ट वन, various concerns such as sugar mills where the product has to undergo through various stages usually adopt what type of costing? Option A contract costing, option B terminal costing, option C batch costing और option D none of these। अब ऐसी concerns की बात करें, organizations की ही बात कर रहे हैं, like sugar mills वगैरह हो गई, जहाँ पे प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो किस तरह की कॉस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं? डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना मीन्स अलग अलग प्रोसेसेस होंगे वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया उसमें क्या यूज़ होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में तो प्रोसेस कॉस्टिंग दिखा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और मैं यही बोलूँगी फिर से, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है आज का, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके चलिए नेक्स्ट वन, अनदर नेम ऑफ सर्विस कॉस्टिंग इज, ऑप्शन ए ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी हाइब्रिड कॉस्टिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब आपको पता होगा सर्विस कॉस्टिंग क्या है, वो फॉर्म्स अडॉप्ट करती हैं जो सर्विस रेंडर करती हैं। अभी प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन देखा, वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लिख रखा था, उसमें मैंने आपको बताया था दैट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग। तो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जल्दी जल्दी ऑपरेशन कॉस्टिंग टिक कर आएंगे, पर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज डिफरेंट। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज समथिंग एल्स। ऑपरेशन कॉस्टिंग को हम हाइब्रिड कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इंक्लूड्स द फीचर ऑफ बोथ जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, आप लेक्चर देख सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पे था ऑप्शन नन ऑफ दीज। मल्टीपल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए टर्मिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी आउटपुट कॉस्टिंग, ऑप्शन सी कॉम्पोजिट कॉस्टिंग और ऑप्शन डी हाइब्रिड कॉस्टिंग। तो मल्टीपल कॉस्टिंग दूसरा किस कॉस्टिंग का नाम है? इट इज़ नोन एज कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग में क्या होता है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कॉस्टिंग आ जाते हैं। आप इसमें ऐसी फॉर्म्स होंगी जहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। यहीं पे प्रोसेस भी हो रहा होगा, यहीं पे जॉब हो रहा होगा, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। क्लियर? और टर्मिनल कॉस्टिंग वही रिपीट कर रही हूँ दोबारा, यहाँ पे टर्मिनल कॉस्टिंग किसको कहते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को कहते हैं। आउटपुट कॉस्टिंग को ही हम सिंगल कॉस्टिंग कहते हैं, यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं। देन कॉम्पोजिट कॉस्टिंग का भी देख लिया हमने, इसको मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। और हाइब्रिड कॉस्टिंग अभी देखा था हमने, इसको हम ऑपरेशन
कॉस्टिंग कहते हैं। गलती नहीं करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग होते हैं सेम, ना कि ऑपरेशन। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी रेफर्ड एज, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है सेल्स और कॉन्ट्रीब्यूशन के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मतलब सेल्स लेस कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है। ओके तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन का, कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, सेल्स और कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एक साइड पे सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसका क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब बी एंड सी क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वन, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग वेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली इज, ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन सी मिक्स्ड कॉस्टिंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ऐसी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन, ये सब। तो ऐसी एक टेक्निक जिसमें हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनकी वेरिएबल कॉस्ट पे कंसिडर करते हैं, उस पर वैल्यू करते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इजी है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे कंसिडर कर रहे हैं, और वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं हम जिन प्रोडक्ट्स को, कौन सी टेक्निक के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी मार्जिनल कॉस्टिंग, और मार्जिनल कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल कॉस्टिंग। देन फिक्स्ड कॉस्टिंग वाली कोई टेक्निक ही नहीं हमने पढ़ी, और मिक्स कॉस्टिंग जैसी भी टेक्निक हमने कोई नहीं पढ़ी थी। ओके नेक्स्ट वन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन ए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ऑप्शन बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और ऑप्शन डी चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो करता क्या था, हमें रिलेशनशिप बताता था बिटवीन दी प्रॉफिट एंड दी वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, ऑप्शन ए भी था, बी भी था, और सी भी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो चाहे कंट्रीब्यूशन लिखो या सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट लिखो। देन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स भी होता है। ये चीज़ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये कब होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स कब होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। मीन्स ऐसा क्या डाटा दिया रखा होगा आपको क्वेश्चन में जब आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। सो यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट वन, द पॉइंट एट विच द टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू इज रेफर्ड टू एज, ऑप्शन ए ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑप्शन सी क्रिटिकल पॉइंट, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऐसा पॉइंट जिसमें टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है टोटल रेवेन्यू के, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू ही क्या है, सेल्स है। तो जब हमारी कॉस्ट और सेल्स का अमाउंट सेम होता है, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज, आपने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट। तो जल्दी से आप कराएंगे ब्रेक इवन पॉइंट, पर यही आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ये तीनों ही टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। और ये जो पॉइंट होता है ये हम किस एनालिसिस में निकालते हैं, कब जरूरत पड़ती है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की, इन केस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस है इसीलिए हम उसमें क्या फाइंड आउट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, वेरिएंस एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड अंडर विच टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ऑप्शन डी प्रोसेस कॉस्टिंग। अब कौन सी टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग के अंडर हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, तो पहली टेक्निक बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन करते हैं एट देयर मार्जिनल कॉस्ट, सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं करते। ओके देन टॉकिंग अबाउट द ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले ये कंपेयर करते हैं कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो था वो क्या रहा, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या सेट कर रखी थी, फिर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया, और वी कैन से हम वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम एनालिसिस करके मेजर्स लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंस को एलिमिनेट कर पाए। तो ये जो होल प्रोसेस, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, विच इज डन इन द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये टेक्निक नहीं है, दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स अलग होते हैं और टेक्निक्स अलग होती हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वन,
Question is, which technique of costing is also termed as full costing? Option A, marginal costing. Option B, standard costing. Option C, absorption costing. और option D, direct costing. अब ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका दूसरा नाम फुल कॉस्टिंग भी होता है? तो इसका आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं? फुल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग को क्या कहते हैं हम? वेरिएबल कॉस्टिंग। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई दूसरा नाम नहीं है, बट इतना हमें पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। ओके, देन हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉस्टिंग, इसमें हम डायरेक्टली सारी कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, फॉर विच फॉर्म मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट? अब इनमें से ऐसी कौन सी फॉर्म्स हैं जिनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ऑप्शन बी, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। ऑप्शन सी, हॉस्पिटल्स। ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट फर्म्स। तो प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल रहेगा इनमें से? जिनमें ज़्यादा स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे वहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स जो होंगी वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल होगा, उसको रिफाइन करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होंगे, देन एक प्योर फॉर्म में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। देन टॉकिंग अबाउट द फर्म्स जो कंस्ट्रक्शन करेंगी डैम्स वगैरह की, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगी? दैट विल बी दी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और हॉस्पिटल्स या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स होंगी, ये क्या कर रही है? एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये सर्विस कॉस्टिंग का यूज़ करेंगी। और वी कैन से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर से रिपीट करूंगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग नहीं है। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज डिफरेंट, और ऑपरेशन कॉस्टिंग को हम हाइब्रिड कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, warehouse rent is a part of which cost? Option A, factory cost. Option B, production cost. Option C, distribution cost. और none of these. अब मैंने आपको बताया था कि जो वेयरहाउस का रेंट है दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर दी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक बार आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए तो फॉर द स्टोरेज पर्पज आप वेयरहाउस का यूज़ करेंगे, तो वहाँ का जो आप रेंट देंगे दैट विल बी अंडर दी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्लियर? फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये विद इन दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो हम कॉस्ट इनकर करेंगे वो सब आएंगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है? फैक्ट्री कॉस्ट ही होती है। और साथ में वर्क्स कॉस्ट, और या फिर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बाय वेरियस फर्म्स फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट इज नोन एज डैश कॉस्टिंग। ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑप्शन बी, सिंगल कॉस्टिंग। ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जब हम सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, हम नहीं, सारी फर्म्स अडॉप्ट करती हैं एक ही जैसे प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस, तो वैसे टाइप ऑफ कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, सेम सेम फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म है, तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में करते हैं। और इससे क्या होता है? इजीली कंपैरिजन हो सकता है इंट्रा फॉर्म का भी और इंटर फॉर्म का भी। ओके, देन टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको हम बताया मैंने आपको फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और इसमें एक तरह से सारी कॉस्टिंग के मेथड्स यूज, सॉरी सारी कॉस्टिंग के टेक्निक्स यूज हो जाती हैं। और सिंगल कॉस्टिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। क्लियर है? तो बार बार कॉन्सेप्ट्स को जितना रिवाइज करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर है। तो अच्छा है मैं भी रिपीट करती रहूँ, और ये भी अच्छा है कि आप भी बार बार सुनते रहें इस चीज़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन जॉब टाइम एंड अटेंडेंस टाइम इज नोन एज। ऑप्शन ए, जॉब टाइम। ऑप्शन बी, एक्चुअल टाइम। ऑप्शन सी, आइडल टाइम। और ऑप्शन डी, ओवर टाइम। नाउ दिस इज द न्यू क्वेश्चन फॉर यू। इसके ऊपर मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, वही है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट तो बीच में निकल ही आएंगे। एज आई सेड कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में इतना नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही इतना आपको आने वाला है। हार्डली 2 to 3 एमसीक्यूज, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। तो जस्ट आप इसका एक ओवरव्यू ले लें कि जो डिफरेंस होता है जॉब टाइम और अटेंडेंस टाइम, इतना मैं बता देती हूँ कि जॉब टाइम है जो एक्चुअल में आपके जॉब का टाइम है करने वाला, और अटेंडेंस हो गया कि जितना टाइम आप अटेंड कर रहे हैं अपनी जॉब को करने के लिए। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या हो गया? बीच में फ्री है, जो आपका टाइम है करने का, जॉब का टाइम है, और जितना आप सही में अटेंड कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो गया फ्री टाइम। फ्री टाइम को ही हम क्या बोलते हैं? आइडल टाइम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका मैंने आपको बताया था अभी, खुद की बिल्डिंग का हम रेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअल में तो वो रेंट नहीं है ना, मींस दैट इज नोशनल, सच में नहीं है वो। तो नोशनल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऑप्शन सी, सेलिंग ओवरहेड्स। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बैड डेट्स कब होते हैं?
आपको पता है इट इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और ये तब होते हैं जो हमारे डेटर्स पैसे हमें नहीं देते। जिन डेटर से हमें पैसा नहीं मिलता वो एक तरह से हमारा खर्चा बन गया और उसी खर्चे को हम नाम देते हैं बैड डेट्स का। और डेटर्स कब होते हैं? जब हम किसी को क्या करते हैं? सेल करते हैं। मीन्स एट द टाइम ऑफ सेल्स हमारे बैड डेट्स का खर्चा हो सकता है, दैट इज सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स वही सेल के टाइम पे। सो ऑप्शन सी रहा इसका करेक्ट आंसर। और यही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का अपना स्कोर लिख के बताना। आई वांट टू नो कि कितना प्रिपरेशन आपका भी हुआ है और आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ओके चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉर्मल कॉस्ट? अब नॉर्मल कॉस्ट के लिए इनमें से क्या करेक्ट है? नॉर्मल कॉस्ट का आपको पता है कि विच विल बी इनकर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ business. Option A, charge to P&L account. Option B, it is a part of cost of production. Option C, irregular and unexpected cost. Or option D, all of these. So its correct answer will be option B. It is a part of cost of production. चार्ज टू P&L अकाउंट नहीं है। हम नॉर्मल कॉस्ट को P&L अकाउंट में चार्ज नहीं करते, उसको हम अपनी प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ना कि खर्चा बता देते हैं। पार्ट ऑफ P&L अकाउंट कहाँ पे जाता है? आई मीन टू से पार्ट ऑफ P&L अकाउंट जो होता है वो कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट को। ओके एंड टॉकिंग अबाउट दिस ऑप्शन सी, इरेग्युलर और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, वो भी हमारे लिए क्या होती है? एबनॉर्मल कॉस्ट ही होती है। लाइक वही फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, ये हमारी अनएक्सपेक्टेड थी ना, सच में तो नहीं होनी थी, तो दैट विल बी इरेग्युलर एंड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। और आपको क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्मल कॉस्ट के लिए इनमें से क्या करेक्ट है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट थी, वन ऑफ द बेसिस कि हम एक्सपायरेशन के बेसिस पे देखते हैं। अभी हमने पढ़ नहीं रखा है, फिर भी बताओ एक्सपायरेशन पे क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड कॉस्ट हो जाएगी और एक अनएक्सपायर्ड कॉस्ट हो जाएगी। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होती है? एक बार आपने इनकर कर दी वो कॉस्ट, उसका बेनिफिट भी एक्सपायर हो गया, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, वही हो गया वन टाइम। लाइक जैसे हमने पढ़ा था रेवेन्यू कॉस्ट, तो उसको आप वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, इसका क्या मतलब होता है? कॉस्ट तो इनकर कर दी बट जो उसका बेनिफिट है ना वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, हम उसका बेनिफिट ओवर द ईयर्स लेंगे, तो इसको आप कैपिटल कॉस्ट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया कि एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम रेवेन्यू कॉस्ट का भी बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू कॉस्ट में क्या आ जाती है? लाइक आपने सैलरी की पेमेंट करी, ये सब क्या आ जाएंगे? कि एक बार आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, तो एक बार काम करवा लिया, काम खत्म। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आप उससे काम करवाओगे, दोबारा नेक्स्ट ईयर की सैलरी दोगे, तो दैट इज दी वन टाइम बेनिफिट थ्रू दीज एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो एक ही बार ये खर्चा होता है और ये सारे खर्चे जो होते हैं हम कहाँ पे डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सैलरी एंड ऑल वगैरह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन नेक्स्ट वन, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? मैंने आपको बताया एक तरह से कैपिटल कॉस्ट हो जाती हैं कि खर्चा तो करते हैं बट इसका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स लेते रहते हैं। लाइक आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वही मशीनरी वगैरह, कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो इससे ही आप गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, इसी से ही आप गुड्स की सेल करेंगे, तो बेनिफिट आएगा। तो अल्टीमेटली बेनिफिट यहाँ से ही आप डिराइव कर रहे हैं थ्रू दीज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो ये बेनिफिट जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। और ये जो एसेट्स वगैरह होते हैं या कैपिटल एक्सपेंस जो होते हैं, सब कहाँ पे हम शो करते हैं? इन दी बैलेंस शीट। तो हम कह सकते हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इन दी बैलेंस शीट। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट वन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹800 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% ऑन सेल्स, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 150। इस तरह के क्वेश्चन कई बार कर लिए कि प्रॉफिट परसेंटेज सेल पे दी है तो कॉस्ट पे कितनी होगी, देन कॉस्ट प्राइस दिया है तो उसके थ्रू आप प्रॉफिट वगैरह बताएं। कई बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। सो आई वॉन्ट कि आप ये क्वेश्चन भी खुद करें, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से आपकी, तो आप मुझे बताएंगे द कमेंट सेक्शन एज अ होमवर्क फॉर यू। ओके चलिए नेक्स्ट वन। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड अंडर ऑप्शन ए ऑफिस ओवरहेड्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑप्शन सी सेलिंग ओवरहेड्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात की है तो इतना तो हमें पता है इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स तो है ही, ओवरहेड्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर मटेरियल की बात की है जो प्रोडक्शन में यूज होगा, प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल जो होंगे दैट विल बी दी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट है ना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो इसका आंसर होना चाहिए था प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। बट यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया है, ऑफिस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेलिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑफिस ओवरहेड्स को ही हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। चलिए नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग ऑप्शन ए इन्वेंट्री, ऑप्शन बी प्राइस, ऑप्शन सी कॉस्ट, और ऑप्शन डी प्रॉफिट। तो ये भी न्यू कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी। आपको सिंपल इतना याद रखना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है, जिसके थ्रू हम बस इतना याद रखेंगे कि हमने कितना स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखना है, या वी कैन से हमने कितने टाइम कि एक टाइम पे हमने कितना स्टॉक खरीद के लाना है अपने पास। स्टॉक क्या हो गया हमारे लिए, इन्वेंट्री। तो एक तरह से स्टॉक मैनेजमेंट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ टूल फॉर कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री। प्राइस नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम। एक टाइम पे हम कितना मटेरियल ऑर्डर करें जो हमने आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करना है, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अ काइंड ऑफ टूल काम करता है हमारे लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। व्हेन द जॉब इज वेरी बिग एंड स्प्रेड ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अडॉप्टेड इज ऑप्शन ए जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन बी लॉन्ग कॉस्टिंग, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑप्शन डी कंटिन्यूस कॉस्टिंग। जब आपकी जॉब काफ़ी बड़ी होती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक आगे चलती रहती है, मीन्स उस काम को आपने देर तक करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये हमने पहले ही पढ़ रखा था। देन जॉब कॉस्टिंग भी नहीं है, लॉन्ग कॉस्टिंग कुछ है ही नहीं, ऐसा पढ़ा ही नहीं हमने। देन कंटिन्यूस कॉस्टिंग, कंटिन्यूस कॉस्टिंग इज अनदर नेम फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वन। इन विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इज असर्टेंड। अब इनमें से ऐसा कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें हम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, मीन्स एक साथ इकट्ठे एक ग्रुप की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे हम। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी आउटपुट कॉस्टिंग और ऑप्शन सी बैच कॉस्टिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम एक साथ किसी ग्रुप की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी ग्रुप को हम बोलेंगे एक लॉट की, ये ग्रुप जो है एक लॉट साइज जो बन जाता है दैट इज नोन एज बैच। तो ये कहाँ पे करेंगे हम, अंडर दी बैच कॉस्टिंग। क्लियर है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक ही हुए होंगे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स वाइंड अप। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आज का, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।